हाय एवरीवन, और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प फिल्म के बारे में जिसका नाम है फिल्म डिस्टेंस साल 2005 की एक साइंस फिक्शन और एडवेंचर से भरपूर कहानी है जो हमें एक ऐसी अनजान दुनिया की सैर पर ले जाती है जहां इंसान को अपने अस्तित्व के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है स्पेस में उड़ते हुए एक बड़ी माइनिंग शिप से जो पृथ्वी के लिए जरूरी रिसोर्सेस लाने के मिशन पर निकली है। इस शिप में मौजूद सभी इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री अपने अपने स्लीपिंग पॉड्स में गहरी नींद में सो रहे हैं। शिप अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रही होती है। कोकिया बाहर बद मोरिया वे उल्कापिंडों से टकरा जाती है। इस हादसे से शिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है और इसके इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। नतीजतन शिप से कई एस्केप पॉड्स अलग होकर एक अजीब और अनजान ग्रह की ओर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए निकलने लगते हैं। इन्हीं पॉड्स में से एक में होता है एंडी जो गहरी हाइबरनेशन में सो रहा होता है। जैसे ही खतरा बढ़ता है शिप का आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसे जगा देता है। ए तुरंत एंडी के सूट में ऑक्सीजन भरता है और रोबोटिक आर्म्स की मदद से उसे एक एडवांस सुरक्षा सूट पहना देता है ताकि वह सुरक्षित लैंडिंग कर सके। एंडी जब पॉड के बाहर जानता है तो देखता है कि बहुत से पॉड्स तेजी से उसी ग्रह पर लैंड कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रह का वातावरण बेहद खराब है। ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक स्थितियों के चलते कई पॉड्स लैंड करने से पहले ही फट जाते हैं और उनमें मौजूद यात्री और इंजीनियर मारे जाते हैं। एंडी की कहानी अनजान ग्रह पर संघर्ष और साहस। एंडी का एस्केप पॉड एक पहाड़ी इलाके में क्रैश लैंड करता है। इस दुर्घटना की वजह से एंडी पॉड के अंदर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सबसे पहले उसे अपनी फैमिली की यादें घेर लेती हैं। जैसे ही एंडी जागता है उसका आइडिया नामक एआई सिस्टम तुरंत उसे पॉट से बाहर निकलने की चेतावनी देता है, लेकिन पॉट में खराबी की वजह से उसकी सभी ओपनिंग्स जाम हो चुकी होती हैं। जब एंडी अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास फ्लेयर गन भी नहीं है क्योंकि कंपनी ने ये गन केवल सीनियर इंजीनियर्स को दी थी। इस स्थिति में एंडी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और एक हथौड़ी जैसी चीज से पॉड की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि खिड़की टूटने पर उसके स्पेस सूट को नुकसान पहुंचता है और उससे ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है। तुरंत स्थिति को संभालते हुए एंडी वापस पॉड के अंदर आता है और अपने सूट को सील कर लेता है। पॉड से बाहर निकलने की जद्दोजहद उसी समय एआई उसे बताता है कि पॉड में आग लग चुकी है और वह जल्द ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। बिना समय गंवाए एंडी किसी तरह पॉड से बाहर निकलता है। कुछ ही देर बाद उसका पॉट पूरी तरह से जलकर तबाह हो जाता है। अचानक एंडी को आसमान में आग की लपटें उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये उसकी स्पेसशिप के अवशेष थे जो इसी ग्रह पर गिरते हुए पूरी तरह तबाह हो चुके थे। इस टकराव की वजह से एक बड़ा धमाका होता है जिसकी गूंज एंडी को भी कई किलोमीटर दूर फेंक देती है। अनजान ग्रह पर संघर्ष होश में आने के बाद एंडी अपनी आई से पूछता है कि वह कहाँ है। आई बताता है कि यह एक अनजान ग्रह है जिसे अब तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। जब एंडी बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है तो एआई कहता है कि वे उससे काफी दूर हैं और उनकी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। एंडी इस मुश्किल हालत में हार मानने वाला नहीं था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे अपनी स्पेसशिप के अवशेष भी नजर आते हैं जो बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यहाँ से शुरू होती है एंडी की संघर्ष भरी यात्रा जहाँ उसे हर कदम पर अपने साहस और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह इस अनजान ग्रह पर जिंदा रह सके और घर वापस लौटने का रास्ता ढूंढ सके। वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ता गया। उसने न केवल स्पेसशिप को नजरअंदाज किया बल्कि उसके ऊपर बने अजीब पंजों और खून के निशानों को भी अनदेखा कर दिया जो उसके लिए खतरे का संकेत हो सकते थे। जब वह लाइट के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां उसे अपने ग्रुप का एक और जीवित सदस्य मिला जो एंडी को जिंदा देखकर बेहद खुश था। यह साथी डिवन था जो शिप के कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था। डिवन का मानना था कि इन दोनों के अलावा इस दुर्घटना में कोई और जिंदा नहीं बचा। उसने यहाँ रहते हुए पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए एक सेटअप तैयार कर लिया था। डिवन ने एंडी को बताया कि यहाँ से पृथ्वी तक संदेशा पहुँचने में पूरे 8 महीने लगेंगे और वहाँ से इमरजेंसी शिप यहाँ तक आने में 2 साल। इसका मतलब था कि उन्हें करीब 3 साल तक इस ग्रह पर जीवित रहना होगा। यह सुनकर एंडी निराश हो गया क्योंकि उसे लगने लगा कि वापस लौटना नामुमकिन है। डिवन ने उसे हिम्मत दी और कहा, हमें उम्मीद बनाए रखनी होगी, हम एक दिन वापस जाएंगे। एंडी ने डिवन से पूछा, हम इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे जीवित रहेंगे? जवाब में डिवन ने बताया कि शिप में मरे हुए लोगों के शरीर को भोजन के रूप में इस्तेमाल करके वे 3 साल तक जीवित रह सकते हैं। ठंडी वजह से डेड बॉडीज खराब नहीं होंगी। एंडी को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन हालात के कारण उसे यह बात माननी पड़ी। बातचीत के दौरान एंडी का पैर एक वायर में फंस गया जिससे उपकरण गिर गए। वह उन्हें वापस ठीक करने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने उपकरण को ठीक किया, एक विशाल और डरावना जीव उसके साथी पर हमला करके उसे खींच कर ले गया। एंडी जब पीछे मुड़ा
तो उसका साथी वहाँ नहीं था। वह हैरान और कंफ्यूज था कि इतना बड़ा हादसा इतनी जल्दी कैसे हो गया। डिवन गायब हो तो उसका था, लेकिन एंडी को पृथ्वी पर संदेश भेजना था। उसने डिवन की मशीन का इस्तेमाल किया और मैसेज भेज दिया। इसके साथ ही उसने वहाँ मौजूद एक गन भी अपने साथ रख ली, क्योंकि आगे के सफर में उसे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। एंडी अब इस ग्रह पर अपने रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना खोजने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। इस बीच उसका एआई उसे सूचित करता है कि उसके सूट में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से घट रहा है। यह सुनकर एंडी बेहद गुस्से और हताशा में जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक एंडी के रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज नाओमी की थी, जो उसकी सीनियर एस्ट्रोनॉट थी और इस आपदा में बच गई थी। नाओमी ने रेडियो पर संपर्क किया और बताया कि वह अपने एस्केप पॉड में फंसी हुई है। उसने मदद की गुहार लगाई, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हूँ। एंडी का एआई तुरंत स्कैन करता है और जानकारी देता है कि नाओमी का पॉड उससे इतनी दूर है कि वहाँ तक पहुँचने में उसे करीब 2 दिन लगेंगे। इस सफर के लिए उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन नाओमी ने उसे दिलासा दिया, मेरे पास काफी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन नाओमी ने उसे दिलासा दिया, मेरे पास काफी ऑक्सीजन है जिससे हम दोनों सुरक्षित रह सकते हैं, बस तुम यहाँ तक पहुँच जाओ। एंडी अपनी यात्रा के दौरान एक जगह पहुँचता है जहाँ जमीन पर उसे अजीब निशान नजर आते हैं। ये निशान ऐसे लगते थे जैसे किसी बड़े जीव के पैरों के हों। इनका पीछा करते हुए वह आगे बढ़ता है और अचानक एक विशाल गड्ढा देखता है। उसे तुरंत अंदाजा हो जाता है यह किसी मकड़ी जैसे जीव का ठिकाना है। इस बात की जानकारी वह तुरंत नाओमी को देता है। एंडी वहां से भागने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका आईओएस स्कैन के जरिए बताता है कि उसके कई साथी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। वह देखता है कि ये साथी उसकी तरफ धीरे हैं। रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। एंडी को समझ आ जाता है कि ये सभी साथी अब जीवित नहीं हैं और मकड़ी जैसे एलियंस ने उन पर हमला कर दिया है। ये सिग्नल उनके पेट के अंदर से आ रहे थे। ये सब सोचते हुए एंडी अचानक आसपास से डरावनी आवाजें सुनता है। वह समझ जाता है कि कोई खतरनाक एलियन उसकी ओर बढ़ रहा है। वह अपने हेलमेट की लाइट बंद कर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे देख सकता था। जैसे ही एलियन उसके करीब आता है, एंडी अपनी फ्लेयर गन से उस पर हमला कर देता है। फ्लेयर की रोशनी से आसपास के सभी एलियंस उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। एंडी को यह एहसास होता है कि ये एलियंस रोशनी में उन्हें आसानी से देख सकते हैं। वह तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते 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 बड़ी बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। चमत्कारिक रूप से इतने बड़े हादसे के बाद भी एंडी बच जाता है। पहाड़ी के नीचे वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि एलियन उसके पीछे नहीं आ सकते थे। हालांकि वह यह भी देखता है कि एलियन के शरीर में उसके जैसे 4 और लोगों के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। नीचे गिरने के दौरान एंडी का सूट बुरी तरह फट चुका था, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लेकिन वह हर हाल में बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। एंडी के स्पेस सूट से ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा था, जिसे रोकने के लिए उसने अपने उपकरणों का उपयोग कर सूट को सील कर लिया। इसी दौरान उसने रेडियो पर किसी की आवाज सुनी। ये आवाज ड्वेन की थी, जिसे पहले भी देखा गया था। ड्वेन मदद की गुहार लगा रहा था, क्योंकि वह एक खतरनाक प्राणी से लड़ रहा था। एंडी यह जानकर चकित था कि ड्वेन अभी भी जीवित है, लेकिन वह खुद उस प्राणी का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इस समय नाओमी ने उसे प्रेरित करते हुए कहा कि वह थका हुआ होगा, लेकिन ड्वेन की मदद करना जरूरी है, क्योंकि इससे उनके बच की संभावना बढ़ सकती है। नाओमी की बात मानकर एंडी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ड्वेन बहादुरी से 2 खतरनाक प्राणियों से एक साथ लड़ रहा था और फ्लेयर गन का उपयोग कर उन पर हमला कर रहा था। लेकिन जैसे ही ड्वेन ने एंडी को देखा, वो एक पल के लिए विचलित हो गया। इसी का फायदा उठाकर एक प्राणी ने उसे पीछे से हमला कर मार डाला। अब क्रिएचर एंडी की ओर बढ़ने लगे। तभी नाओमी ने अपने आई का उपयोग करते हुए बाकी एस्केप पॉड्स के आई सिस्टम को सक्रिय कर दिया। इससे सभी पॉड्स की लाइट्स जल उठी और क्रिएचर का ध्यान उन पॉड्स की ओर चला गया। इसका फायदा उठाकर एंडी वहां से भागने निकला भागते हुए एक अद्भुत जगह पर पहुंचा, जो पहाड़ों के बीच बसी थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। चारों ओर बैंगनी रोशनी वाले जुगनू चमक रहे थे। कुछ देर के लिए एंडी इस जगह की सुंदरता में खो गया। अचानक एक जुगनू उसके हेलमेट पर आ बैठा और उसका रंग लाल हो गया। जल्दी ही कई जुगनू उसके सूट पर बैठने लगे। जैसे ही वे सूट पर बैठे, उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एंडी ने तुरंत उन जुगनू को अपने सूट से हटाया और वहां से भाग निकला। भागते हुए उसका पैर एक अजीब जगह फंस गया। महसूस किया कि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था, बल्कि एक विशालकाय क्रिएचर था जिसका बड़ा सा मुंह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस प्राणी के मुंह के अंदर के दृश्य ने एंडी को विचलित कर दिया। उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और घुटन होने लगी, यहाँ तक कि उसे हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगा। उसकी हालत बिगड़ने पर उसका एआई उसे करंट देकर होश में लाने की कोशिश करता है। करंट के बाद उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और वह प्राणी के चंगुल से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयास करने लगा।
मुंह से बाहर निकलने के बाद एंडी को फिर से वही जीव उसके पीछे पड़ गया बचने के लिए। एंडी एक सुरंग की ओर दौड़ पड़ा जो उसे छिपने के लिए सही जगह लग रही थी, लेकिन यह उसका गलत निर्णय साबित हुआ क्योंकि यह वही सुरंग थी जिसमें वह पहले जुगनू से बचने के लिए भाग रहा था। जुगनू ने फिर से एंडी के सूट पर हमला कर दिया। सूट में एक छेद होने के कारण उसकी ऑक्सीजन लीक हो रही थी, ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी और इस हालत को देखते हुए एंडी नाओमी से कहता है, शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है आज आकर मुझे उम्मीद है कि कोई पॉट मिल ही जाएगा जिससे मैं ऑक्सीजन रिफिल कर सकूं और अपनी जान बचा सकूं। यह सुनकर नाओमी कहती है, ठीक है, तुम शिप तक पहुंच जाओ, मैं अपना रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन एंडी जानता था कि नाओमी अकेले नहीं बच पाएगी, इसीलिए वह अपनी जान को जोखिम में डालकर नाओमी की मदद करने का निर्णय लेता है और तेजी से उसकी ओर दौड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द नाओमी के पास पहुंच सके। नाओमी के बहुत पास पहुंचते पहुंचते एंडी की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह किसी तरह खुद को खींचते हुए नाओमी तक पहुंच ही जाता है। नाओमी के पॉट तक पहुंचने के बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। नाओमी तुरंत अपने पॉट का दरवाजा खोलकर एंडी को अंदर ले आती है और जैसे ही एंडी को ऑक्सीजन मिलती है वो होश में आ जाता है। इस बीच एंडी देखता है कि नाओमी का पैर कहीं फंस गया है जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रही है। एंडी नाओमी के पैर को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत दर्द होता है। पास में ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे उसका पैर निकाला जा सके। तब नाओमी इमरजेंसी किट से कुछ चीजें निकालकर मिलाकर एक लीवर बनाती है और उसकी मदद से वो नाओमी का पैर बाहर निकालने में सफल हो जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति का पैर हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन शुक्र है कि उसकी जान बच गई। फिर ये लोग अपने रिपेयर स्प्रे और फ्लेयर गन लेकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर निकले कैयेचर उन्हें घेर लेते हैं। इसे बचने के लिए उन्हें भागना था, लेकिन व्यक्ति को पैर में दर्द था। तब उसका एआई उसे हाई डोज दवाइयां इंजेक्ट करता है ताकि वह दर्द महसूस न करे और दोनों भागते रहते हैं। वे शिप की दिशा में जाने का फैसला करते हैं और आखिरकार उस शिप के हिस्से तक पहुंच जाते जो थियो थोड़ा बेहतर स्थिति में था। नाओमी शिप के कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और कुछ समय में सफल हो जाती है। जब वे शिप में दाखिल होते हैं तो क्रिएचर भी उनके पीछे आते हैं। नाओमी तुरंत शिप का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन एक क्रिएचर का आधा शरीर कटकर रह जाता है। ये देखकर एंडी को उल्टी आ जाती है। वह मुंटी नमे, लेकिन वह खुद को संभालता है। इसके बाद ये लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि शिप के अंदर पहले से ही कुछ क्रिएचर मौजूद थे। फिर से एक और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये गैस चैम्बर है। एंडी दरवाजे को जोर से मारता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे एक दूसरे से बातचीत करें। नाओमी एंडी से कहती है कि तुम इतने निराश क्यों हो, हमेशा मरने की बातें क्यों करते हो। एंडी कहता है कि मरना ही बेहतर है। नाओमी उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई फैमिली थी? इस पर एंडी उसे अपनी फैमिली का वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक हादसे में उसकी पत्नी और बेटा मारे गए जबकि एंडी बच गया। वो कहता है, यह सब मेरी गलती थी, मुझे मर जाना चाहिए था। नाओमी उसे समझाती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके जीवन के अंतिम क्षण है। तभी नाओमी देखती है कि एंडी के सूट पर वही जुगनू है जो पहले उसके सूटे हमला कर चुके थे। वह इन जुगनुओं को उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक देती है, जिससे वे जुगनू दरवाजे के पीछे खड़े एलियन पर भी हमला कर देते हैं। अब दरवाजा खुल चुका था और ये लोग भागने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर एक और क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाता है। नाओमी को एक आइडिया आता है कि वे इसे स्केटबोर्ड के नीचे ले जाकर मार देंगे। हालांकि स्केटबोर्ड के छूटने में 15 मिनट लगते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एंडी पहले स्केटबोर्ड तक पहुंचने का फैसला करता है। स्केटबोर्ड स्पेसशिप के निचले हिस्से में था और वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है। जैसे ही वे देखते हैं कि क्रिएचर उनके पीछे है, वे बिना डरे कूद पड़ते हैं और क्रिएचर उनके पीछे आता है। एंडी स्केटबोर्ड को ऑन करने की कोशिश करता है, जबकि नाओमी खुद को एक ट्रैप के रूप में पेश कर क्रिएचर को अपने पीछे लाती है। जैसे ही क्रिएचर स्केटबोर्ड के नीचे पहुंचता है, एंडी स्केटबोर्ड को रिलीज कर देता है और उनका जीवन बच जाता है। स्केटबोर्ड के नीचे गिरने के कारण एक बड़ा शॉक होता है। पटारे पता चलता है कि स्केटबोर्ड में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वह क्रिएचर को नष्ट कर सके। एंडी ने अपने सूट की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जिससे वो मर जाता है। ये उसने नाओमी को बचाने के लिए किया था और नाओमी को अब यह समझ में आ जाता है कि एंडी ने अपनी जान बलिदान कर दी। नाओमी ने एंडी को मृत देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एंडी ने अपनी आंखें खोल दी। ये देखा गया कि एंड मरा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ बेहोश था। एंडी को जिंदा देखकर नाओमी को राहत मिली। वे दोनों इस स्थिति में इतने भावुक थे कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक एक तेज रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी।
और उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। दोनों ने अपनी स्पेसशिप की खिड़की से बाहर देखा और उस अजनबी और खतरनाक ग्रह की सुंदरता को देखा। यह ग्रह सच में बेहद खूबसूरत था। अब उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अगले 3 साल तक इसी ग्रह पर रहना होगा, क्योंकि 3 साल बाद ही कोई शिप उन्हें यहाँ से बचाने आएगी। इन 3 वर्षों में वे दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और समय का सावसान। अंत में नाओमी एंडी का हाथ पकड़ लेती है और इसी भावुक पल को दर्शाते हुए फिल्म का खत्म हो जाती है।